हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं। पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पाया था, उसकी कुछ निजी वजहें थी। एक सर्जरी थी, वो पूरी हो गई है और अब मैं स्वस्थ हूं, तो करंट फॉर सब आपको मिला करेगा। ठीक है, पुराने जितने भी हैं बचे हुए वो सारे कंटेंट आपको एक एक करके धीरे धीरे मुहैया करा दिए जाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। और कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये तो 28 से 31 दिसंबर तक का है, तो 2024 का पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा देखिए आप वीडियो। ओके, और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये फाइनल मैराथन वीडियो आ रहा है 12 जनवरी की सुबह 10 बजे से। तो 6-7 घंटे का होगा, या हो सकता है 8 घंटे का भी हो। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो ये देखिएगा। ये मैराथन वीडियो होगा, नॉन स्टॉप चलेगा। ये MCQ हम लोग और बताएंगे और थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। तो तमाम जो भी एग्जामिनेशन है उन सब में ये काम आने वाला है। और पिछले दिनों जो BPSC की 70वीं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुई थी PT वाली, उसमें तो शानदार क्वेश्चन टकराए करंट अफेयर्स के लगातार। ठीक है, तो हमारी टीम ने आपको बताया था पिछली बार वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं और पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस देश के बीच नौसैन्य अभ्यास स्लिनेक्स 2024 में दिसंबर में आयोजित किया गया? आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ ये आयोजन किया गया। कब से कब तक हुआ? 17 से 20 दिसंबर तक। कहाँ पर आयोजित किया गया? तो विशाखापट्टनम में जो ईस्टर्न नेवल कमांड है ना, वहीं पर किया गया। और भारत की ओर से INS सुमात्रा और श्रीलंका की ओर से जो है वो SLNS सुयरा, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये पहली बार इस तरह का आयोजन जो ना श्रीलंका के साथ समुद्री अभ्यास ये 2005 में हुआ था। उसके बाद से हर साल ये आयोजित किया जाता है। और इसके जरिए भारत का, आपको पता होगा, सागर एक अभियान है। सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो उस दृष्टिकोण से भी ये इम्पॉर्टेंट है। भारत के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अपनाई जाए ताकि सिक्योरिटी का माहौल और बेहतर हो पाए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं श्रीलंका को। प्यारा भारत है अपना, और पड़ोस में यहाँ दक्षिण में श्रीलंका देख रहे हैं आप। इसकी राजधानी क्या है? 2 राजधानी है। एक है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे, जो कि विधायी राजधानी है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो। और दूसरा है कोलंबो, जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल यानी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है वो। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके। प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमर सूर्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये WHO के द्वारा ये घोषित है ताकि जो संक्रामक रोग हैं उनके खतरे और उससे निजात मिल सके, इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये घोषित किया था दिसंबर 2020 में, जब कोविड-19 आया था। उसी के बाद से कि ये हर साल होगा और आयोजित करेगा WHO। अगला प्रश्न लेंगे, किस देश ने यारलुंग त्संगपो, ये ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, तो उस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्माण को मंजूरी दी है, जिससे भारत के लिए सामरिक और पर्यावरण चिंताएं बढ़ गई हैं? आंसर क्या होगा? मुझे लगता है पता होगा सबको, क्योंकि काफ़ी चर्चा रही है। आंसर होगा चाइना। ठीक है, और ये न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में कि चाइना ने अप्रूव किया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये डैम है। 137 बिलियन US डॉलर का ये है, और क्लोज टू द इंडियन बॉर्डर, भारतीय सीमा के पास में ये बन रहा है। जल विद्युत परियोजना है और बड़ी भारी रकम खर्च कर रहा है। चीन इससे 60 गीगावाट बिजली उत्पादन करेगा। उसका मुख्य मकसद तो बिजली उत्पादन है, लेकिन सामरिक मकसद भी है उसका, वो भी हम आगे बताएंगे। और ख़ास बात है कि भारत के सीमा के निकट में है, और इसकी वजह से ये जो डैम बन रहा है, तो ये द हिंदू ने काफ़ी डिटेल में इस पर बताया है कि इम्पैक्ट क्या क्या होने जा रहा है इस मेगा डैम प्रोजेक्ट का। ठीक है, असर जो होगा वो भारत, भूटान और बांग्लादेश, उन सब पर बड़ा ही नकारात्मक असर होने वाला है। हालांकि चाइना ने ये कहा है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा चीन का कहना है। द हिंदू ने भी उसकी बातें प्रकाशित की हुई हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ये मैप दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है,
ठीक है, वो कैसे निकलती है ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि इधर ये नेपाल है। एक काम करते हैं, डिटेल मैप से चलते हैं तो समझ में आएगा विस्तार से। ये प्यारा भारत है अपना और इधर ये है चाइना, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो, अभी कलर बदलना पड़ेगा, वाइट लेता हूँ, हाँ। तो ये यहाँ से निकलती है मानसरोवर के पास से, इस तरह इस जगह से, और यहाँ से होते हुए और ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम, फिर इधर बांग्लादेश होते हुए और यहाँ अरब सागर में मिल जाती है। तो चीन जो है ना वो यहीं पर बांध बनाने का प्लान बना रखा है इसी जगह पर, तिब्बत में, ठीक है। अब इसको इस ढंग से देखिए, ये यहाँ से निकल रही है नदी और यहाँ, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तो इसका जो असर है वो इतने क्षेत्रों में होता है। ये बांग्लादेश भी है प्रभाव, भूटान है इधर नीचे, इधर बांग्लादेश हो गया, इधर भारत का हिस्सा है जिसमें कि जो भारत का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, असम है, ये सब, ये तमाम। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक डैम बन जाएगा इस जगह पर, जो दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली डैम होगा। तो इसका असर कई चीज़ों में देखने को मिलेगा। एक तो यहाँ जो जल का प्रवाह है वो ये नियंत्रित कर सकेगा। दूसरी बात ये होगी कि अगर कभी युद्ध होता है तो ऐसे में ये आशंका ये भी है कि डैम को इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है। ऐसी भी आशंका हो सकती है कि जब अगर बड़ी पैमाने पर युद्ध हो रहा हो तो यहाँ पर अपनी फ़ौज है इस जगह पर, तो इसको पूरा तबाह करने के लिए यहाँ से पानी छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पूरा पूरा इधर का इलाका वो बह जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत भी जो है वो डैम बना रहा है इस तरफ, अरुणाचल प्रदेश में अपना एक डैम का प्रोजेक्ट बना रहा है वो। तो भारत पहले ही से बना रहा है और उसको लेकर बांग्लादेश भी कह रहा है कि भाई आप बना रहे हो तो इसका मतलब आप कंट्रोल कर लोगे पानी। जो बातें हम कह रहे हैं ना चीन को लेकर कि चीन वहाँ बना रहा है तो हमारी समस्याएं हैं, ऐसे ही बांग्लादेश भी कह रहा है कि भाई आप अभी बना रहे हो तो हमारी भी समस्या है। तो ये पूरी स्थिति यहाँ पर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर संघर्ष होता है, दिक्कत होती है तो उससे दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देखिए अभी तक क्या है ना, जो दुनिया में जो सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, डैम है, वो चीन में स्थित है। उसका नाम है थ्री जॉर्जेस डैम। क्या नाम है? थ्री जॉर्जेस डैम। और ये किस नदी पर स्थित है? यांगजी नदी पर स्थित है, चीन के हुबई प्रांत में स्थित है। यहाँ तक कि अभी कुछ साल पहले की बात है, जब भारी बारिश हो गई थी तो ऐसे में जो डैम के तटबंध है ना, मेन डैम नहीं, उसके तटबंध है, उसको तोड़ना पड़ गया था क्योंकि उससे थ्री जॉर्जेस डैम को भी नुकसान हो सकता था, ठीक है। तो ये जो तिब्बत में बन रहा है ना, अब जो डैम बनाया जा रहा है इस जगह पर, ये उस थ्री जॉर्जेस डैम से भी बड़ा है। और चिंता की बात क्या है, आपको पता होगा कि दुनिया की छत के रूप में माना जाता है तिब्बत, और वो टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर स्थित है। तिब्बत और हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था? इधर से जो इंडियन प्लेट आई और इधर यूरेशियन प्लेट है, और टक्कर की वजह से यहाँ से इस जगह से यहाँ तक का ये हिमालय का निर्माण हुआ था, और तिब्बत जो है ऊपर उठ गया था लगातार, ठीक है। इसलिए दुनिया की छत भी कहा जाता है। और ये टक्कर करोड़ों साल से हो रही है और लगातार हो रही है, और इसी वजह से हम लोग देखते हैं भूकंप आता है। जैसे अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि इस जगह पर यानी तिब्बत में 6.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। पहले तो था कि 7 पॉइंट समथिंग था, एग्जैक्ट में 6.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। तो अब ये जो भूकंप आया, इससे क्या खतरा है? खतरा है अब डैम को भी, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में हम भारत हैं और बांग्लादेश है, तो वो ज़्यादा प्रभावित हो सकता है डैम को अगर खतरा हो गया। और डैम जो है वो उसमें पानी होगा, तो इतना वजन है पानी का, वो इस टेक्टोनिक प्लेट के इलाके पर असर डालेगा, और उसकी वजह से अगर ये कंपन होता है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान इधर भारत को, बांग्लादेश को और इस इलाके को भी हो सकता है आगे आने वाले वक्त में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, और भारत में उसको हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, हालांकि तिब्बत में उसका नाम कुछ और है, ठीक है, जो मैंने बताया पहले। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही, क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अच्छा, भारत और चीन के जब इसकी चर्चा हो रही है तो एक और बात बताऊं, भारत और चीन के बीच में एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बना हुआ है पानी को लेकर, ठीक है। 2006 में इंडिया चाइना ने ट्रांस बॉर्डर
रिवर पर चर्चा के लिए एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म बनाया था। और जो बाढ़ आती है खासतौर पर, जो हम लोग देखते हैं हर साल अक्सर देखने को मिलता है कि जो असम का इलाका है, इस जगह का इलाका, यहाँ पर ये ज़्यादातर इसका हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूब जाता है। तो उधर से जो पानी आ रहा है तो उसका डेटा चीन जो है वो भारत को मुहैया कराता है, हाइड्रोलॉजिकल डेटा ये प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, शॉर्ट में इतना कुछ बताया मैंने। अब चले आगे बढ़ते हैं। और हाँ, कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ कमेंट करके। तो अगला क्वेश्चन होगा, टोंगा के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? टोंगा एक देश है, द्वीपीय देश, बहुत छोटा सा देश। कितना बड़ा कहेंगे? लखनऊ का शहर आपने देखा ना, जितना शहर जिला नहीं, शहर उतना ही बड़ा वो देश है। ठीक है, तो इसके बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर एसाके वालू एके। ठीक है, एसाके वालू एके ये नए प्राइम मिनिस्टर हैं। फोटोग्राफ ये रहा। टोंगा की संसद ने अभी दिसंबर में ही इनको नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया है। इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वहाँ कुछ टकराव चल रहा है, वहाँ राजशाही है, राजा है वहाँ पर, तो उनसे दिक्कत चल रही थी। और प्लस आर्थिक समस्या भी है, प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है देश। एक बार दिखाते हैं मैप में, तो ये प्रशांत महासागर है और इधर दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उसी में एक देश है छोटा सा। ठीक है, मैप के ज़रिए भी चलते हैं, प्यारा भारत रहा अपना। और अब चलेंगे प्रशांत महासागर की ओर, और उसमें भी दक्षिणी प्रशांत महासागर की ओर। तो अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, पापुआ न्यू गिनी हो गया, इधर न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, तो उसी में जो है ना, ये इस जगह पर ये टोंगा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा देश है। इधर फिजी हो गया, तो ये टोंगा देश है, बहुत छोटा सा देश है। और अभी कुछ महीने पहले जो मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए थे इस तरफ न्यू कैलेडोनिया की ओर, तो फिर वहाँ पर टोंगा के प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त के वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है टोंगा की? नुकुओलोफा। सम्राट है यहाँ के टुपो 6। मुद्रा यहाँ पर चलती है पाआंगा। आबादी मात्र 1 लाख की है। उसी में तनाव चल रहा है, टेंशन चल रहा है राजा और वहाँ की सत्ता के बीच में। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या आ सकता है, पूछा जा सकता है कि टोंगा कहाँ पर है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं लंबे समय की, तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। हमारा ऐप है, उसका नाम है शार्प लर्निंग, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, या आप गूगल प्ले पर जाकर शार्प लर्निंग सर्च करिए, या फिर सन्मय प्रकाश सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन ओसामू सुजुकी का निधन हो गया 94 ईयर की उम्र में 25 दिसंबर 2024 को? तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है। आंसर का सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। ठीक है, जापान की ये कार कंपनी है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, तो उसी के ये चेयरमैन थे। अभी इनके बेटे चेयरमैन हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1929 में हुआ था। शुरुआत में इनका नाम ओसामू मत्सुदा था। फिर इन्होंने सुजुकी जो टाइटल है ये अपनी पत्नी के परिवार से अपनाया था। दरअसल जापान में एक प्रथा है जहाँ पर बेटा ना होने पर जो होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी लड़की से शादी की है जिसका कोई भाई नहीं है, तो उसे उसका सरनेम अपनाना पड़ता है अगर उसके भाई नहीं है तो इन्होंने अपनाया था। फिर बाद में बैंकिंग करियर किया, फिर सुजुकी मोटर ज्वाइन किया था और फिर चेयरमैन बन गए थे। ओके, सुजुकी का भारत से बहुत अहम रिश्ता है। मारुति जो कंपनी थी उसमें इसने इन्वेस्ट किया था, और मारुति सुजुकी जो आज भारत की एक टॉप कंपनी है, तो उसकी भारत में जो पहली कार थी वो मारुति 800 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया 26 दिसंबर 2024 को। तो किस प्राइम मिनिस्टर के कार्यकाल में वित्त मंत्री भी रह चुके थे? इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आंसर का पीवी नरसिंह राव। ठीक है, पीवी नरसिंह राव। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 ईयर की उम्र में उनका निधन हुआ। उनका जन्म हुआ था अविभाजित भारत में पंजाब जो हिस्सा है गाह, तो वहाँ पर
और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें उदारीकरण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। और वो पीवी नरसिंह राव की जो सरकार थी उस समय 1991 से 1996 तक फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसी दौरान उदारीकरण को भारत ने अपनाया था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसी से एक टर्निंग पॉइंट बनी थी। ठीक है, बाद में वो 2 कार्यकाल उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर भारत में वो रहे, 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री के तौर पर 2004 से 2014 तक। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात रही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी का सदस्य इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर को बनाया गया? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ठीक है, एमसीसी जो है वो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल क्लबों में से एक है और वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड उसका मैनेजमेंट करता है। तो क्लब ने कहा है कि महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने उनकी जो मानद सदस्यता है उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और एक तरह से ये सम्मान होता है। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर उनका जो करियर है वो आप जानते ही हैं, कुछ चीज़ मैंने पॉइंट दे दिया है। टेस्ट करियर की बात करेंगे, 200 मैचों में 15,921 रन उन्होंने बनाए हुए हैं, 51 शतक बनाए हुए हैं, 46 विकेट लिए हुए हैं। वनडे में अगर कहेंगे तो 463 मैचों में 18,426 रन बनाए हुए हैं, 49 शतक बनाए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, अंतिम बार उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में खेला था। टेस्ट मैच जो था वो नवंबर 2013 में। ठीक, वनडे अंतिम कौन सा खेला था? पाकिस्तान के खिलाफ मार्च 2012 में। भारत रत्न मिला था 2014 में। ठीक है, 2014 में उनको भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने दूसरी बार फिडे महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है? आंसर होगा कोनेरू हम्पी। ठीक है, कोनेरू हम्पी दूसरी बार इन्होंने वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है। न्यूयॉर्क में ये खेला गया था और इंडोनेशिया की इरीन सुखंदर को इन्होंने हराया। इससे पहले उन्होंने 2019 में ये चैंपियनशिप जीता था। ठीक है, और आपको बताऊं कि वो ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इनके बाद ही बहुत सारी महिला खिलाड़ी बनी चेस की, मतलब ग्रैंड मास्टर बनी। ठीक है, जैसे हरिना का द्रोणावली, वैशाली रमेश बाबू, ये सब है। अगला क्वेश्चन लेंगे। भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में पैंगोंग से लेक यानी झील पर किस महापुरुष की प्रतिमा स्थापित की है? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है पैंगोंग से लेक पर और ये फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। 26 दिसंबर को इंडियन आर्मी का एक हिस्सा है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स, तो उसी ने शिवाजी महाराज की वीरता, दूरदर्शिता, इन सबको प्रतीक के रूप में प्रतिमा को स्थापित किया है। ये 14,300 फीट की ऊंचाई पर है। पैंगोंग से लेक हिमालय पर लद्दाख में स्थित है। ये एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं पैंगोंग से लेक को। ठीक है, तो ये रहा अपना प्यारा भारत और अब चलते हैं कहाँ? लद्दाख की ओर और वहीं पैंगोंग से लेक को देखेंगे। तो इधर वाला हिस्सा ये लद्दाख है और लद्दाख में ये देख रहे हैं यहाँ से लेकर और इधर चाइना में इस तरफ ये पैंगोंग से लेक है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। ठीक है, और लंबी है, खारे पानी की झील है। सर्दी में ये झील जम जाती है। आइस स्केटिंग, पोलो यहाँ पर सर्दी में खेला जाता है। खारा जल है इसलिए मछलियाँ या जलीय जीवन वहाँ पर नहीं है, बहुत ज़्यादा खारा है। लेकिन बहुत सारी जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए प्रजनन का ये महत्वपूर्ण स्थान है। इस झील का 45 किलोमीटर जो इलाका है वो भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर का इलाका जो है ना वो चीन में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, उनका निधन हो गया 29 दिसंबर 2024 को? आंसर होगा अमेरिका। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ रहा। 100 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और अमेरिका के 39th प्रेसिडेंट रह चुके थे वो। 29 दिसंबर को निधन हुआ।
ठीक है। और कब से कब तक राष्ट्रपति रहे? 1977 से 1981, यानी 1977 से 1981 तक वो वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे। और 2002 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका था इनको। अगला क्वेश्चन, दुनिया के 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखरों पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय का नाम बताएं। क्या नाम है? आंसर होगा काम्या कार्तिकेयन। कई सारे करंट अफेयर्स इनसे रिलेटेड हमने बनाए हैं, अलग अलग चोटियों पर जब उन्होंने चढ़ाई की थी उस दौरान। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन, ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो इन्होंने अभी हाल ही में 24 दिसंबर को अंटार्कटिका में के माउंट विंसन पर चढ़ाई पूरी की है। और सभी जो ऊंचे शिखर हैं उन सब पर चढ़ाई कर ली उन्होंने। तो ये अभी माउंट विंसन पर चढ़ाई की है दिसंबर में। ठीक है, तो इसके अलावा अलग अलग जो महाद्वीप है उसकी जो टॉप है वहाँ पर वो चढ़ाई कर चुकी हैं। इससे पहले माउंट एवरेस्ट एशिया का, उत्तरी अमेरिका माउंट डेनाली, दक्षिणी अमेरिका का माउंट एकॉन कागुआ अर्जेंटीना में है, जो ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसियास्को ये ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यूरोप में माउंट एल्ब्रस ये रूस में है। और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। तो वहाँ पर ये चढ़ाई कर चुकी हैं, सबसे कम उम्र की हैं। इनकी जो उम्र है वो 16 साल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू के खिलाफ वहाँ की संसद ने महाभियोग प्रस्ताव पारित किया, जिससे उनके पद की शक्तियाँ छीन ली गई हैं? पहले राष्ट्रपति की पद की शक्तियाँ छीनी गई, अब उसके बाद जो प्रधानमंत्री थे वो बने थे, ये थे प्रधानमंत्री, अब ये कार्यवाहक इनके भी छीन ली गई है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। ओके, दरअसल क्या हुआ, वहाँ पर राष्ट्रपति हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है यू सुक योल, ये रहे। ठीक है, तो इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ था और इनके बाद ही ये बना दिए गए थे वहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू। अब इनको भी वहाँ पर उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया संसद में और इनकी भी शक्तियाँ छीन ली गई हैं। ठीक है, तो अब वहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास कार्यकारी या कहें कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रभार आ गया है। अब क्यों इनको हटाया गया था? पिछली बार मैंने बताया था, ये जो पहले राष्ट्रपति थे इनका नाम क्या है? इनका नाम है यू सुक योल। वह ये था, इन्होंने जो संसदीय गतिरोध था, दरअसल मामला ये है, एक बार मैप के जरिए चलते हैं, समझते हैं। पहले भारत है और इस तरफ है ये कोरिया, दोनों कोरिया है। ठीक है, इधर उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया है, रेड वाला उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर मामला ये है कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ना, यू सुक योल, पहले आप समझ लीजिए कि वहाँ की जो चुनाव प्रणाली क्या है। वहाँ पहले चुना जाता है राष्ट्रपति, ठीक है, वो सर्वे सर्वा होता है, वही सब कुछ उसके पास पावर है। लेकिन संसदीय चुनाव भी होते हैं और संसदीय चुनाव में किसी के पास भी बहुमत हो सकता है। तो वहाँ ये है कि राष्ट्रपति तो ये हो गए, तो इन्होंने अपने प्रधानमंत्री वगैरह बना लिए और जो संसदीय चुनाव हुए उसमें जो इनके विपक्षी दल था उसके पास बहुमत आ गया। अब क्या होगा कि वहाँ पर संसद में विपक्ष जो है ना, वो उसका बहुमत है, तो वो कोई विधेयक पारित कर देता है और भेज देता है राष्ट्रपति के पास, सिग्नेचर करो। अब राष्ट्रपति कहते हैं कि भाई हम तो राष्ट्रपति सर्वे सर्वा हैं और मेरी बात कुछ हो ही नहीं रही है, तो वो वापस कर देते हैं कि नहीं नहीं हम साइन नहीं करेंगे, ये कानून ठीक नहीं है। ये गतिरोध पिछले कई महीनों से चल रहा था और अंततः जब राष्ट्रपति ने देखा कि हमारा तो कुछ चल ही नहीं पा रहा है, तो उन्होंने, यानी राष्ट्रपति यू सुक योल ने क्या किया, इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। ठीक है, अभी दिसंबर की बात है, मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद फिर विपक्ष जो है संसद पहुंच गया और यहाँ तक ये हाल हुई कि वहाँ पर सेना को बुला लिया इन्होंने, राष्ट्रपति ने, और जो सांसद हैं उनको कोशिश की कि संसद में ना घुस पाए। वहाँ काफ़ी बवाल हुआ, हंगामा हुआ और आखिरकार वहाँ पर संसद ने मार्शल लॉ के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ठीक है, प्रस्ताव लाकर कि भाई जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया है इसको खारिज किया जाता है, और इसी के साथ मार्शल लॉ वहाँ पर हट गया। सेना ने भी देखा कि जनता जो है वो मार्शल लॉ के खिलाफ है, उसने भी साथ नहीं दिया
आखिरकार वहाँ पर फिर क्या हुआ, वहाँ की संसद ने इनको हटाने के लिए अब 2/3 बहुमत से इनको हटाया जा सकता है, यानी इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहली बार कोशिश की तो नहीं हुआ, दूसरी बार में सत्ता पक्ष के भी जो सांसद थे उनने भी साथ दे दिया। इनसे बड़े नाराज थे, क्योंकि जनता अगर नाराज है तो इनके समर्थक भी परेशान हो गए कि जनता के विरोध में तो जा नहीं सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया और इनको हटा दिया गया। अब ये मामला है कि जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो फिर दे दी गई वहाँ के प्रधानमंत्री को, और कार्यकारी राष्ट्रपति बन गए। ये है प्रधानमंत्री। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अब मामला ये है कि इनको जब हटाना है, पूरी तरीके से पद से हटाना है, तो केवल महाभियोग प्रस्ताव से नहीं होगा। पारित हो गया, उसके बाद संवैधानिक न्यायालय वहाँ पर वो ये फैसला करेगी कि ये जो महाभियोग लगाया गया ये सही है या नहीं। अच्छा, महाभियोग में ये आरोप लगाया गया कि इन्होंने मार्शल लॉ लगाकर जो है ये देश के साथ गद्दारी की है, देश के साथ विद्रोह किया है, ये आरोप लगाया गया है। ठीक है, तो इनके खिलाफ पुलिस ने इनको गिरफ्तार भी करने गई, हालांकि जो प्रेसिडेंशियल जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन सब ने रोक दिया। ठीक है, तो वहाँ काफ़ी तनाव चल रहा है, तो बाद में इनको बनाया गया। अब मामला ये है कि संवैधानिक न्यायालय के जो है उसमें फुल जज होना चाहिए, और उसमें 3 जजों के पद अभी खाली पड़े हुए हैं, और 3 जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, जो कि कार्यकारी राष्ट्रपति हैं। ये नियुक्ति कर नहीं रहे थे, और 6 महीने के अंदर में अगर संवैधानिक न्यायालय ने फैसला नहीं सुनाया तो जो महाभियोग प्रस्ताव है वो अपने आप खारिज हो जाएगा, तो फिर से ये राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो फिर विपक्ष ने कहा कि भाई आप नहीं कर रहे हो तो आपको भी हम खारिज करते हैं, तो इनको भी इसी तरीके से हटा दिया गया है। तो वहाँ पर लोकतंत्र एक अजीब तरीके से चल रहा है, और उसकी स्थिति हम लोग ये देख रहे हैं। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया, उसकी राजधानी क्या है, सियोल है। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी क्या है, सियोल है। और राष्ट्रपति कौन है जिन पर महाभियोग लग चुका है, तो यूं सुक योल। और जो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ भी लग गया। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अब दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है चोई सांग मोक। ठीक है, क्या नाम है, चोई सांग मोक। ये वहाँ के उप प्रधानमंत्री हैं। तो जैसे जैसे हायरार्की है वैसे वैसे अभी इनको भी बात हो रही है कि इनके खिलाफ भी वहाँ पर महाभियोग लगा दिया जाए, तो इनको भी हटा दिया जाए वहाँ से। ठीक है, तो ये एक अलग ही वहाँ पर ये चल रहा है। खैर, चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? आंसर का केरल। ठीक है, केरल में ही आयोजन हुआ था, और फिर केरल ने फाइनल में जगह बनाई और उसने चंडीगढ़ की टीम को हरा दिया, और ये चैंपियनशिप जो है ना वो जीत ली है केरल की टीम ने। ठीक है, देवेंद्र जो खिलाड़ी हैं उनको चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माना गया है, और राहुल को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से नवाजा गया है उनको। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग यानी PKL 2024 खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर का हरियाणा स्टीलर्स। ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स। ये पुणे में आयोजित किया गया था, और उसमें पटना पायरेट्स टीम का नाम है, उसको हरा कर ये खिताब जीत लिया है हरियाणा स्टीलर्स ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात रही। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। रक्षा मंत्री ने वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात कितनी रकम का करने का लक्ष्य रखा है? आंसर का 50,000 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, अभी कितना है? तो अभी है 21,000 करोड़ का वार्षिक जो हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पिछले 10 साल में बढ़ा है एक्सपोर्ट, और अब 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने की ये प्लान बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय कौन बन गए हैं? आंसर का जगदीप सिंह। क्या नाम है? जगदीप सिंह। भारतीय मूल के हैं लेकिन अब अमेरिकी नागरिक हैं जगदीप सिंह। इनकी जो सालाना सैलरी है वो 17,500 करोड़ रुपए है। अब सोच के ही आदमी घबरा जाए, 17,500 करोड़ रुपए सालाना सैलरी। तो ये दुनिया के सबसे ज़्यादा सैलरी पालने वाले ये एम्प्लॉय हैं। ठीक है, और
क्वांटम एस्केप एक कंपनी है जो कि बैटरी बनाने का काम करती है, उसी के फाउंडर हैं और ये सीईओ हैं। तो इनकी अपनी ही कंपनी है और वो कंपनी बहुत चल चुकी है शानदार ढंग से। तो अब इनको 17,500 करोड़ रुपए सालाना पैकेज इनको दिया जाएगा। अगर हर दिन के अनुसार करें ना तो हम रुपए में कर रहे हैं बात, तो 48 करोड़ रुपए पर डे इनकी सैलरी है, एक दिन की सैलरी, ठीक है। और ये सैलरी बड़ी बड़ी कंपनियों की जो एनुअल रेवेन्यू है ना उससे भी ज़्यादा है, 17,500 करोड़ रुपए इतनी, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। ये कंपनी जो है वो बैटरी बनाती है, बैटरी बनाने की एक नई तकनीक इन्होंने बना ली है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसकी वजह से इनकी बैटरियां जो है वो काफ़ी डिमांड में है। और इस वक्त जब दुनिया में बैटरी वाली कार, बैटरी वाले स्कूटर, इन सब की डिमांड है, तो ऐसे में क्वांटम एस्केप की जो बैटरियां हैं उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी का प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है और सैलरी भी इनको शानदार हो गई है दुनिया में सबसे ज़्यादा। बाकी बिल गेट्स और तमाम जो कंपनियां हैं उन सब की तो बात छोड़ दीजिए, उन सब के सीईओ को इतनी नहीं सैलरी मिलती है जितनी मिल रही है जितनी इनको मिल रही है। अगला प्रश्न होगा, अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 29 दिसंबर को मनाया जाता है। सेलो क्या है? एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, 4 तार होते हैं और उस ट्यून के साथ ही इसको बजाया जाता है, ठीक है। एक बड़े वायलिन की तरह दिखता है, वायलिन होता है वो, समझ लीजिए एक बड़ा वायलिन, वो उस तरह का ये होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड यानी NABL, तो उसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर का डॉक्टर संदीप शाह। तो उन्होंने प्रोफेसर सुबन्ना अयप्पन की जगह ली है, ठीक है। और इस संगठन का जो मूल संगठन है वो QCI है, यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी प्रश्न लेंगे हम लोग। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI जो आधार कार्ड जो बनाने का काम करती है, तो उसके नए CEO कौन बन गए हैं? आंसर का भुवनेश कुमार यूपी कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अच्छा, UIDAI के चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा है, ठीक है। तो मित्रों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और बताता हूँ कि आप वो डेट मत भूलना और टाइम। मैराथन जो वीडियो है वो आ रहा है, ठीक है। तो आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन ये 12 जनवरी की सुबह 10 बजे नॉन स्टॉप होगा। 1500 MCQ हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा। इसका PDF भी मिल जाएगा, जिन लोगों ने मेंबरशिप वगैरह लिया हुआ है वो उनको, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।